साथ हम लोग नए चीजों को लाए हैं, जिसमें कुछ बच गया था या उसको अच्छे ढंग से बताने के लिए पीडीएफ के माध्यम से नए चीजों को बताना चाह रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझेंगे कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। सतत को समझे थे, सतत को समझा गया था। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए, सतत को समझा गया था। सतत के बारे में हम लोग बताए थे कि जो लगातार चलने वाली मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी उसे हम सतत बोलेंगे, ठीक है। तो जो लगातार चलेगी उसे हम सतत मूल्यांकन कहेंगे। अब एक नया शब्द आया है जिससे क्वेश्चन बराबर आते रहता है, जिसमें कहा गया है व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो इस व्यापक शब्द को समझेंगे। मूल्यांकन शब्द को हमने पहले समझा रखा है, अब हमें समझना है व्यापक, ठीक है। तो व्यापक को समझने के लिए आप सीधी सी बात अगर समझते हैं तो समझेंगे व्यापक का मतलब बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर कहने का मतलब है कि बालक का अगर मूल्यांकन होता है तो उसके हर क्षेत्रों का अगर मूल्यांकन होता है, यानी कि उसके मानसिक शक्ति का मूल्यांकन होता है, उसके व्यवहार का मूल्यांकन होता है, उसके चरित्र का मूल्यांकन होता है, उसके सीखने की क्षमता का मूल्यांकन होता है, यानी ओवरऑल इवैल्यूएशन जो होगा उसे हम कहेंगे व्यापक मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, यानी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो सारे चीजों को अगर हम मापते हैं तो उसी को बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्यापक का क्या मतलब होता है। अब हम चलते हैं आगे, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इस चीज को समझते हैं कि क्या है और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन के क्षेत्र एवं प्रकार, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है मूल्यांकन के क्षेत्र। क्षेत्र कहने का मतलब होता है कि हम मूल्यांकन किस क्षेत्र में करेंगे, ठीक है। यानी मूल्यांकन जो हम करेंगे उसका क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो क्षेत्र का मतलब होता है कि हम किस एरिया में मूल्यांकन करेंगे, उसका क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या क्षेत्र होता है, इसको समझेंगे और इसके प्रकार को समझेंगे। तो पहला नंबर आप देख रहे हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन होता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन होता है। अब यहाँ पे आ गया है मूल्यांकन के प्रकार। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव मूल्यांकन है और समेटिव मूल्यांकन है, ठीक है। ये सबको पढ़ेंगे, जानेंगे मूल्यांकन कब करना चाहिए, मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है। ये सारे पद्धति को समझते हैं। फिर कहा गया है मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली और आगे देखा जा रहा है, ठीक है। फिर है आगे समझेंगे कि कक्षा अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन, ठीक है। कक्षा अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन। तो कक्षा अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में देखेंगे कि क्या क्या चीज को समझना है। तो कक्षा अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में बच्चे कैसे सीखते हैं इसको समझना है, आकलन योजना क्या होता है इसको समझना है, सारी चीज को समझना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोगों को क्या क्या देखना है, इस चीजों को देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं कि आकलन का योजना कैसे निर्माण किया जाएगा। आकलन की योजना को समझेंगे, आकलन की योजना को। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने का आकलन कैसा होना चाहिए, आकलन सीखने का एक साधन कैसा है, ठीक है। और कौशलों का विकास कैसे होगा एवं मूल्यांकन उसके, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा, इसमें दो चीजों को ज्यादातर समझा है कि जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझे हैं, और उसके बाद इसके जो सारे प्रक्रिया को समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के पहले हम अपनी शिक्षा के उद्देश्यों पर गंभीर से विचार करना होगा। मतलब कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है,
मूल्यांकन करने से पहले हमको उसके उद्देश्य को समझना पड़ेगा। यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मूल्यांकन क्यों करते हैं, जिसमें बताया गया था बालक के व्यवहार को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, बालक के व्यक्तित्व को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, उसके अधिगम क्षमता को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, उसके सीखने की क्षमता को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं। तो इसका जब उद्देश्य क्लियर होगा तभी हम समझेंगे कि व्यापकता क्या होता है और सतत क्या होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या इन उद्देश्यों के अनुरूप हमारी कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है कि नहीं। मतलब हम मूल्यांकन करना चाहेंगे, जैसा कि समझिए, मान ले के चलिए कि अगर हम बच्चा को पढ़ाए तो बच्चा को पढ़ाए तो क्या क्या पढ़ाए हैं उसका हम मूल्यांकन करेंगे, तब हमको पता चल पाएगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं होगी तो हम मूल्यांकन किस चीज का करेंगे। तो इससे पहले हमको इसके उद्देश्य को समझना पड़ेगा, शिक्षण प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, तब हम जाके मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, अब कहता है शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो एक सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है वैसी प्रक्रिया जो सभी जगह हो। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो कि मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल बिहार में हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं हो रहा है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है जो सभी जगह व्यापक हो, सभी जगह चलता हो। और कहता है हमारे सामने होते हैं, मतलब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि बालक सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। तो ये उद्देश्य तो सभी जगह होंगे, इसीलिए इसको कहा गया है सार्वभौमिक। अब कह रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब हम लोग समझे थे कि बच्चों का चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इससे बार बार क्वेश्चन आते रहता है। सर्वांगीण विकास के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर बच्चा का जो विकास हो रहा है वो सभी दिशा में होगा तब हम उसको जाके क्या बोलेंगे, सर्वांगीण विकास बोलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सर्वांगीण विकास यानी लिखना था, यहाँ मिस्टेक है। बच्चों का मानसिक विकास से है, शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, नैतिक विकास से है एवं संवेगात्मक विकास से है। ठीक है, संवेगात्मक एक नया वर्ड आया है आपके लिए, इसको समझते हैं। संवेग का विकास होना, संवेग में आता है जैसे भ्रम है, डर है, प्रेम है, नफरत है, ये संवेग का विकास करता है। और संवेग का जब विकास होता है, संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब हम कोई क्रिया करते हैं। यानी ये पहले हमारे अंदर वेग आएगा और उसी वेग के अनुरूप हम किसी से गुस्सा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या लगाव बढ़ता है, तो ये संवेग है। भय, डर जो भी आता है वो संवेग में आता है। तो एक चीज को हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वांगीण विकास, इससे बराबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास का क्या मतलब हुआ, जिस बच्चा को हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो उसमें किस किस चीज का विकास होना चाहिए, तो जैसा कि कहा गया है मानसिक विकास होना चाहिए, दूसरा है शारीरिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। सामाजिक विकास आप लोग समझ रहे होंगे, सामाजिक विकास का तात्पर्य हुआ कि समाज में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है, समाज में किस तरह से बने रहना है, या कह सकते हैं कि समाज में किस तरह से उपयोगी होना है। तो ये हो गया सामाजिक विकास। नैतिक विकास का मतलब है क्या सही है, क्या गलत है, क्या नीति कह रहा है, उसके अनुसार विकास होना चाहिए। अब कहा है संवेग, संवेग को हम पहले समझा दिए हैं। तो ये सारे चीजों का विकास होता है तो उसी को हम कहते हैं क्या, सर्वांगीण विकास। ठीक है, यदि हम क्लास में बालक को केवल पढ़ना सिखा देते हैं या केवल लिखना सिखा देते हैं तो उसको हम सर्वांगीण विकास नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है, इससे बार बार क्वेश्चन आते रहता है। अब हम समझते हैं क्या कहा गया है इसमें। इन उद्देश्यों के आधार पर, इन उद्देश्यों के आधार पर यदि हम अपने आसपास के विद्यालयों का अवलोकन करें, मतलब कहता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कहाँ जाइए, अपने आसपास के विद्यालय में जाइए। ठीक है, अवलोकन करें। अवलोकन का मतलब आप लोग जानते हैं कि निहारना, देखना, किसी चीज को समझना, अवलोकन के अंतर्गत आता है। जैसे बारिश हो रही है, आप घर में बैठे हुए हैं, खिड़की से देख रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रही है, उसी को हम अवलोकन से समझेंगे। ठीक है, तो कहता है तो हमें पता चलता है कि ऊपर जिस विकास की बात की गई है, कौन सी विकास की बात की गई है, तो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवैगिक, इसमें और बहुत सारा कुछ जुड़ेगा, लेकिन मेन चीज को रखा गया है। कहा है कर रहे हैं, वे ही क्या है, नदारत है। नदारत, नदारत का मतलब नहीं दिखाई देता है, जो नहीं है।
मतलब क्या करते हैं, हम बच्चों को कॉपी कलम देते हैं, कुछ सवाल दे दिए और सवाल बनाया तो हम लोग समझ लेते हैं कि बच्चा का विकास हो रहा है। लेकिन क्या ये तो बात नहीं हुआ ना, मानसिक मानसिक अगर हम देखें तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसमें शारीरिक विकास शामिल नहीं है, ठीक है, उसमें नैतिक विकास शामिल नहीं है। अगर हम गणित का क्वेश्चन बनवा रहे हैं बच्चों से, या गणित पढ़ाए हैं उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसका तो हमारे हिसाब से नहीं भी वो विकास वहां दिखाई दे रहा है, और ना ही शारीरिक विकास दिखाई दे रहा है, क्योंकि गणित बनाने से शारीरिक विकास तो नहीं हुआ। तो इसके लिए ये कह रहा है कि आप विद्यालय में जाइए और देखिए कि विद्यालय में इसका उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पता चला गए तो ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, नदारत है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कक्षा में सीखने सिखाने के नाम पर, यानी बच्चों को सीखने सिखाने के नाम पर जो क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं, मतलब जो एक्टिविटीज कराई जा रही है, जिसका संबंध मानसिक विकास से होता है। किससे होता है? मानसिक विकास से। कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चा को गणित सिखाएंगे तो उसका मानसिक विकास होगा, ठीक है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, सोच समझ का विकास होगा, वो आर्थिक विकास कह सकते हैं भी होगा, आर्थिक समझ बढ़ेगा, लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, कह रहा है कि वह भी पूरी तरह से रटने पर आधारित है। किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो रटने पर आधारित है, यानी कि जो बालक रट गया है, रट के सीखना जानता है, तो हो सकता है कि जो बच्चा समझ के सीखना जानता है उससे आगे निकल जाएगा। यानी कि ये जो विकास की प्रक्रिया है या मूल्यांकन कहता है कि मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो रटने पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए हम देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें कहा कि ये चीजों को तो हम लोग समझ लिए हैं कि रटने पर आधारित है, ठीक है। आगे कहते हैं, देखते हैं कि इन किताबों के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब अगल बगल हो गया, ठीक है। होता क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते या समझाते हैं तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि जो बुक में लिखा हुआ है उस चीज को समझाने लगते हैं, ठीक है। बाहरी दुनिया से उसे कनेक्ट नहीं करते हैं, बाहरी दुनिया से जोड़ते नहीं है, सामाजिक परिवेश से उसको नहीं जोड़ते हैं। तो जब तक हम बच्चों को सामाजिक परिवेश से नहीं जोड़ेंगे, उसको बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो यही कहा रहा है कि इर्द गिर्द ही है। अब कहता है यानी हमारे शिक्षा के उद्देश्य परीक्षा पास करने के उद्देश्य में बदलते जाते हैं। मतलब क्या होता है कि अभी ऐसा व्यवस्था चल रहा है कि बच्चा को वैसे ही पढ़ाया जाता है जिससे कि उसका शिक्षा का उद्देश्य यहीं तक रुका हुआ है कि वो एग्जाम में किसी तरह से पास करे और एग्जाम में अच्छा नंबर लाए। अब उसका शारीरिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, मानसिक विकास हुआ कि नहीं, चरित्र का विकास हुआ या नहीं हुआ, संवेग का विकास हुआ कि नहीं, नैतिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो किस पर ध्यान दिया जा रहा है? तो परीक्षा पास करने के उद्देश्य पर दिया जा रहा है। ये कमियां हैं। अब क्या कहा जा रहा है, और इन पूरी प्रणाली माने प्रक्रिया जो चल रहा है, वो प्रणाली न सिर्फ बच्चे, शिक्षक और यहाँ पे ये लगता है पालक कहने का मतलब, पालक कहने का मतलब ये गार्जियन है, पालन पोषण करने वाले, बल्कि पूरा समुदाय शामिल होता है। मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में शिक्षक भी दोषी है, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे तो अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं, और उनके जो पालक हैं मतलब अभिभावक हैं, ये भी दोषी हैं। जो इस पूरी प्रक्रिया में समुदाय भी शामिल है, जो रटन प्रणाली पर आधारित है और बच्चों को केवल बुकिश बनाया जाता है, मतलब किताब का ही ज्ञान दे दिया जाता है, जिसके कारण मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो अपने उद्देश्य से भटकता हुआ नजर आता है। अब देखते हैं कि परीक्षा में जितने अच्छे अंक बच्चे प्राप्त करते हैं वह उतना ही होशियार माना जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिस बच्चा का ज्यादा नंबर आया, अगर 500 का एग्जाम हो रहा है और उसमें कोई बच्चा 400 प्लस ले आता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, और कोई बच्चा अगर 300 पे ही रह जाता है या 310 लाता है तो इसको खराब माना जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया ये बिल्कुल नहीं कहती है, क्योंकि वो अंक लाया है यानी मूल्यों का वैल्यू लाया है, लेकिन हो सकता है जो उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ होगा, उसका सही ढंग से मानसिक विकास नहीं हुआ होगा, उसमें नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं रहा होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, यानी मूल्यांकन के जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम फिर देखते हैं, कहता है कि भले ही बच्चा कितना भी व्यवहार कुशल, अच्छा कलाकार हो, अच्छे खिलाड़ी हो क्यों ना हो, इन बातों पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि किस पर ध्यान दिया गया? तो केवल नंबर पर ध्यान दिया गया, ठीक है। उसकी कुशलता पर नहीं ध्यान दिया गया। किस चीज पे कुशलता है? तो कलाकारी में जो उसका कौशल है उस पर,
खिलाड़ी बच्चा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इन बातों पर न ध्यान देकर किस पर ध्यान दिया जाता है, तो केवल अच्छी डिग्री पर ध्यान दिया जाता है। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पहले भी बात किए थे कि सीडीपी में आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन के जो ऑप्शन रहेंगे सभी का सभी आपको सही नजर आएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बेस्ट है उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो आप जब तक इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, इसको बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ेंगे, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप को जब तक एक टीचर के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक ये प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी और न ही बच्चों का आप सही ढंग से मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कहता है परंतु व्यवहारिक ज्ञान लगभग नगण्य, फिर आया है वैसा शब्द, यानी व्यवहारिक ज्ञान उसके पास नहीं है। मैथ में बहुत अच्छा है, हो सकता है कि लैंग्वेज में भी बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा है, लेकिन किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यानी कि व्यवहार कैसा किया जाए, ये ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, यानी व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो गणित पढ़ने से नहीं हो पाएगा, केवल गणित पढ़ने से या केवल इंग्लिश पढ़ने से या कोई भी विषय पढ़ने से नहीं आएगा। तो अधिगम क्या कहती है, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें कहा गया है ना कि बच्चों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन आना चाहिए। वांछनीय परिवर्तन का मतलब है कि जैसा बच्चा चाह रहा है, जैसा समाज चाह रहा है, जिस तरह से उसके माता पिता चाह रहे हैं, वैसा अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी उसको हम अधिगम कहेंगे, या तभी उसको हम सीखना कहेंगे, तभी उसको हम सीखना कहेंगे। अगर व्यवहार में इच्छा के अनुसार परिवर्तन नहीं आया है तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। गणित सीखना, अंग्रेजी सीख लेना, संस्कृत सीख लेना, वो व्यवहार के परिवर्तन में अगर कारगर नहीं होता है, बालक उसको अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं कर पाता है, तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे, और मनोवैज्ञानिक भी इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है इसका क्या परिणाम निकलता है, तो इसका परिणाम निकलता है कि ऐसी शिक्षा के माध्यम से हम एक अच्छा इंसान बनाने के बजाय क्या बना देते हैं बच्चों को, तो उसको हम तकनीकी आधार मानव बना देते हैं, जो तकनीकी पर काम करता है, यानी उसको एक क्षेत्र का विकास कर देते हैं, एक ही क्षेत्र में उसका विकास हो जाता है, और उसका सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये कमियां हैं। ठीक है, आगे हम फिर इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कहा है समय समय पर शिक्षा की नीतियों में परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती रही है। मतलब बार बार जो हमारे जो शिक्षा प्रणाली है या इस व्यवस्था में जो लोग शिक्षाविद लोग जो जुड़े हुए हैं, वो बार बार चिंता जताते हैं कि मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो इसके लिए चिंताएं हो रही है। और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में इस बात का उल्लेख किया है। कभी कभी क्या होता है, जो हिस्ट्री पर आधारित जो है, जो कुछ तथ्य हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको थोड़ा देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो डेट पूछा जाए सीडीपी में। ठीक है, तो अब कहा है इसमें उल्लेख किया गया है कि मूल्यांकन एक व्यापक एवं सतत, देखिए इसी बात को पूरा घुमाया है उस टाइम से कि एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। मतलब एक टीचर अगर मूल्यांकन करते हैं तो किसी पार्टिकुलर विषय को लेके अगर बच्चों को आंकते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, और दूसरे बच्चा को कहते हैं कि ये बेवकूफ है, या किसी तरह से ये अधिगम को नहीं अपना पा रहा है या इस प्रक्रिया में नहीं चल पा रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हम उसका सर्वांगीण जो मूल्यांकन यानी व्यापक जो मूल्यांकन होना चाहिए था, वो व्यापक मूल्यांकन नहीं किए। ठीक है, जिसके कारण हम केवल उसके एक क्षेत्र का मूल्यांकन किए हैं। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया कहती है कि मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ठीक है, और सतत होना चाहिए। व्यापक का मतलब होता है सभी दिशाओं का, सभी तरफों का मूल्यांकन, हर क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, अब कहता है मूल्यांकन का मतलब बच्चों को उसकी सफलता या असफलता का आगे होगा पर ही आधारित नहीं है। ठीक है, यानी कि आगे हम समझते हैं इसको। ठीक है, देख रहे हैं क्या कहता है कि उसकी सफलता और असफलता, ठीक है, इसके प्रमाण, ठीक है, प्रमाण पत्र देना ही नहीं। मतलब हम मान लीजिए किसी को पास कर दिए, किसी को फेल कर दिए, तो क्या उसका हम ओवरऑल इवेल्युएशन कर दिए हैं? नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ कहीं न कहीं कमी रह गया है, बल्कि उसकी योग्यता को बढ़ावा या सही दिशा देना है। देखिए अब क्या कर रहा है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है
कि उसकी योग्यता को परखिए, जानिए, समझिए और उसको क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। यानी कहाँ समस्या आ रहा है उस समस्या को दूर करके उसको आगे बढ़ाइए। ये क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य है। ठीक है, कहेगा क्वेश्चन में कि मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य है, तो कभी उद्देश्य अकेला नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, डी में आएगा, यानी कि सभी, इनमें से सभी, क्योंकि उद्देश्य कभी भी अकेला आएगा ही नहीं, विशेषता कभी अकेला नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि बढ़ावा देना, बच्चों को हम परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कठिनाई कहाँ है और उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर कहता है सही दिशा में, लेकिन बढ़ावा किस दिशा में, सही दिशा में, यानी कि अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए। कहता है इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों का सतत आकलन किया जाए। देखिए इस बात को समझते, सतत आकलन, सतत का मतलब लगातार, आकलन का मतलब हम बताए थे कि अंदाजा लगाना होता है, गेसिंग करना होता है, अनुमान लगाना होता है। ठीक है, जो हम लोग ऐसे ही गांव देहात में या कहीं भी कहीं जाते हैं आते हैं तो लोगों को परखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं, वही आकलन है। ठीक है, अब कहता है जिससे यह पता चल सके कि बच्चों का विकास की गति ठीक है या नहीं है, यानी बच्चों को जो हम लाए हैं, जिसको हम समझाना चाहते हैं, उसका जो गति है, सीखने की जो गति है, वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, यदि सही नहीं है तो उसका क्या करना है, किस प्रकार के बाह्य मदद की आवश्यकता, बाह्य माने बाहरी मदद, आप क्या उसमें बूस्टर डोज देना चाहते हैं, आप उसमें क्या स्पीडअप लाना चाहते हैं जिससे कि ब्रशअप हो जाए, यानी कि बच्चा वो समझ पाए, उसको दूर कर पाए। यानी कि आप, जैसे कि पिछले दिन भी हम लोग बात किए थे, पढ़े थे, और ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि शिक्षक फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। तो सुविधादाता यानी कि बाहर से ना मदद करेंगे। ठीक है, बच्चों में सीखने की क्षमता तो पहले से ही है, सीखने की क्षमता का जो है विकास हम बाहरी मदद से करते हैं, सीखने की क्षमता उसके अंदर ऑलरेडी है, पहले से है। ठीक है, अब कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल विचार इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है, तो इसी तथ्य पर आधारित है कि कमियों को ढूंढेंगे और उसको सही दिशा देंगे कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये काम अगर रुक रुक के करते हैं, 6 महीना पर, साल भर पर करते हैं, तो सतत बोल दिया है तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, यानी कि लगातार होते रहना चाहिए। हम बच्चों का जो आकलन करेंगे ये लगातार करेंगे। अगर लगातार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जो चलो जो सीख रहा है 6 महीना के बाद करेंगे, तो पता चला कि 6 महीना में कुछ नहीं सीखा, हो सकता है जो सीखा था वो भी भूल गया है। तो किसके वजह से ऐसा हुआ है, तो ये व्यवस्था, ये प्रणाली की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब कहता है सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि बालकों में विभिन्नता है, सभी बच्चे एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, सब में सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, अब कहता है बच्चों में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, ये सही बात है, यानी सभी बच्चों में सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल अलग होंगे। और उसी के आधार पर आप देखते हैं कि इवन अगर एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो दोनों का सीखने समझने की क्षमता अलग होगी। ठीक है, होंगे। अब कहता है इसके आधार पर उनका विकास होता है, और इसी के आधार पर, यानी कि एक टीचर को ये समझना चाहिए कि हम जिस एंगल से समझा रहे हैं, जिस तरीका या जिस विधि से बच्चों को समझा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को उस विधि का ज्ञान हो या सभी बच्चे उस चीज को समझ पा रहे हैं। हो सकता है 2-4% बच्चे समझ रहे हो और बाकी बच्चे समझ नहीं रहे हो। तो जब तक हम उसकी कमी को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, यानी आगे पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो कमी को पकड़ना पड़ेगा। किस आधार पर पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, उसी के आधार पर उनका विकास होता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या तथ्य महत्वपूर्ण है, कि विकास टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र एवं निरंतर होता है। टुकड़ों में नहीं, समग्र। समग्र कहने का मतलब है कि जब हम किसी बच्चा को अगर मान लेते हैं कि खेल के मैदान में ले जाते हैं, ठीक है, खेल के मैदान में ले जाते हैं और उसको क्रिकेट खेलने के लिए भेजते हैं, तो उसमें उसका, अब अगर आप ये समझ रहे होंगे कि केवल उसका शारीरिक विकास होगा खेल से, तो ऐसा नहीं है। यानी जब बच्चा खेल खेलेगा तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका चरित्र का विकास होगा, क्योंकि वो सभी बच्चों के साथ रिएक्ट करेगा। उसका व्यवहार का भी विकास होगा कि किस बच्चों के साथ कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करना है, किस तरह से खेलना है, कैसा बिहेव करना है। और उसका भाषा का भी विकास होगा, नीति का भी विकास होगा। यानी ये मत समझना है कि खेल केवल शारीरिक विकास करता है, खेल मानसिक विकास भी करता है, खेल चरित्र का भी विकास करता है, खेल भाषा का भी विकास करता है। क्योंकि जब 20-25 खिलाड़ी एक साथ रहेंगे तो सभी का भाषा अलग अलग होगा। ठीक है, हर भाषा को बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं,
तो उसमें हम क्या करेंगे, भाषा भी सीखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक खेल के मैदान में चहुमुखी विकास हो रहा है। तो यही कहा जा रहा है इसकी, यानी कि विकास क्या है, तो निरंतर होती रहती है। यानी बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो अगर लिख दिया कि बच्चा का विकास प्रारंभ हो जाता है 1 साल से, अगर कह दिया 2 साल से कह दिया, 0 से कह दिया, ठीक है, तो आप सीधा समझिएगा बच्चों का विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं, भ्रूण अवस्था में रहते हैं, वहां से ही विकास प्रारंभ हो जाती है। और ये विकास कब तक चलेगी, तो निरंतर, जब तक वो जीवित है तब तक विकास होते रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास का क्लास एक दिन लेंगे। वृद्धि और विकास में काफी अंतर है, वृद्धि आप नहीं समझेंगे, यहाँ केवल विकास को समझेंगे। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया में हम इस बातों के प्रमाण जुटाते हैं, यानी एक प्रूफ जुटाते हैं। किस बात की प्रमाण जुटाते हैं, कि बच्चों की योग्यता या व्यवहार में कितना अंतर है। देखिए कितना महत्वपूर्ण लाइन है, कहता है कि बच्चों की योग्यता या व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। अगर कोई बच्चा को हम विद्यालय भेज रहे हैं, अब पहले वो बच्चा जैसा था, यानी गाली गलौज देता था, उसको खाने पीने का सही तरीका पता नहीं था, किससे कैसे बात करना है ये तरीका पता नहीं था, और 2 साल के बाद जब स्कूल से लौट के आया तो उसका व्यवहार और खराब हो गया है, और या कहिए तो उसमें परिवर्तन नहीं आया है, तो वैसे विद्यालय से बच्चों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका व्यवहार का विकास हुआ ही नहीं। जो जिस उद्देश्य के लिए आप भेजे थे उस उद्देश्यों की पूर्ति हुई ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, व्यवहार में कितना अंतर आया है, पहले और अभी में अंतर आना चाहिए। अगर अंतर नहीं आया है, लेकिन ये भी नहीं है कि गलत तरह से अंतर आ जाना चाहिए, ऐच्छिक बोला गया है, इच्छा के अनुसार बोला गया है, अंतर आया है कि नहीं, उसमें कितना प्रगति की है। यानी कि हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, तो प्रगति का पता लगाने के लिए, यानी कितना डेवलपमेंट हुआ है बच्चों में। अब कहता है इसके लिए हम कुछ तरीकों का सहारा लेते हैं, यानी तरीकों का सहारा लेते हैं ना, मतलब कि हम एग्जाम लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको कोई समस्या देते हैं, बहुत सारा तरीका है जिससे हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। यानी कि परीक्षा लेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसके साथ व्यवहार करेंगे, या हो सकता है कोई समस्या देंगे, उस समस्या को वो कैसे दूर करता है। ठीक है, इससे पता चल पाएगा कि उसमें क्या प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके लिए हम कुछ तरीकों का सहारा लेते हैं, तो बात किए ही है। अब कहता है जो परिणाम सामने आया है, जो रिजल्ट सामने आया, उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कहने का मतलब है कि जो बच्चों में जो परिवर्तन आया है उस पर अब सोच विचार करेंगे कि अब और क्या हमको करना है, आगे का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए। इसके आधार पर अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, आकलन नहीं करेंगे, तो आगे की रणनीति क्या होना चाहिए वो हमको खुद पता नहीं चलेगा। हमको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आगे क्या सिखाना है, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो जब पता नहीं चलेगा तो मूल्यांकन क्यों करेंगे इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कहता है मूल्यांकन का मतलब बच्चों को परीक्षा लेकर चलिए देखते हैं अब क्या कहा गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया में हम इस बात के प्रमाण जुटाते हैं कि बच्चों की योग्यता, ठीक है, योग्यता या व्यवहार में कितना अंतर आया है। योग्यता क्या होता है, तो योग्यता जो है सीखने समझने की क्षमता है। ठीक है, और कहता है उसके व्यवहार में कितना अंतर आता है, इसकी कितनी प्रगति हुई है। इसके लिए हम कुछ तरीकों का सहारा, इस पर तो हम बात किए थे कि क्या क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। यानी जो हम तरीका अपनाते हैं बच्चा को समझने के लिए, वो इसलिए करते हैं कि जिससे हमको पता चल जाए कि वो बालक क्या सीख पाया है, नहीं सीख पाया है। अब क्या कहता है कि मूल्यांकन का मतलब बच्चों की परीक्षा लेकर उसे पास या फेल का सर्टिफिकेट देना ही नहीं, बल्कि उसका सतत एवं समग्र, इसी समग्र को आप व्यापक भी बोल सकते हैं, समग्र विकास सुनिश्चित करना है। मतलब हम इंड में इस बात को समझ लेते हैं कि पूरे जो पढ़े हैं उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो कह रही है कि मूल्यांकन का प्रक्रिया जो है, ये एक प्रक्रिया बालक को समझने की प्रक्रिया है, उसकी प्रगति को जानने की प्रक्रिया है, और केवल एक आधार को लेकर नहीं, बल्कि उसके जो सर्वांगीण विकास है उस आधार को लेकर, उसका समग्र विकास हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आधार को लेकर हम मूल्यांकन करते हैं, न कि किसी एक पार्टिकुलर विषय का एग्जाम लेकर के हम बच्चों को पास या फेल का सर्टिफिकेट देते हैं। इस प्रणाली पर मूल्यांकन आधारित नहीं है। अगर हम बालक को ऐसे समझ लेते हैं कि बालक आखिर क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीखा है, क्या कठिनाई है, इस चीज को समझ के अगर हम मूल्यांकन करेंगे, उसका चौतरफा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
इस बातों को समझकर अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं और इससे बालक का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। चलिए, तो अगले क्लास में हम फिर आगे देखेंगे, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इसको। ठीक है, दैट्स ऑल।